बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बैंड थ्योरी जो है ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को समझने के लिए, ठीक है। तो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, ओके। तो चलिए, एनर्जी लेवल्स है, क्या है, एनर्जी लेवल्स, इसको ध्यान से लिखिए। तो क्या है ये, एनर्जी लेवल्स। लेवल, ठीक है। और इनका नंबर कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये वाला जो है एनर्जी लेवल, इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, ओके। और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक। वैलेंस बैंड का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो के फ्री नहीं है। और फ्री कब नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब वो, अब हम किसी एक इंडिविजुअल एटम की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, इस वक्त तो हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। और कौन से क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, गैलियम है, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने क्या किया, उसका एक क्रिस्टल लिया, तो क्रिस्टल में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है ना। उन एटम्स ने आपस में बॉन्ड बना रखा होगा, तो वो बॉन्ड जो होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो उन बॉन्ड्स को बनाने में यूज हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन से ये वैलेंस बैंड वाला जो एनर्जी लेवल है, ये उन इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा। आई बात समझ में। हमने जो क्रिस्टल लिया, फिर से मेरी बात सुनिए, उसके अंदर 10 टू द पावर 23, 24, 25 एटम्स हैं। वो सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ते हैं, बॉन्ड के जरिए से। बॉन्ड उन्होंने बनाए हुए हैं आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। वो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री तो नहीं हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस के पास वाले तो वैसे ही फ्री नहीं होते हैं। फ्री कौन से वाले एटम होते हैं, जो वैलेंस शेल में होते हैं। अगर वैलेंस शेल वाले एटम बॉन्ड बनाने में यूज हो गए तो वो भी फ्री नहीं रहे, ठीक है ना। तो वो सारे जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री नहीं है, उनको हम किस में दिखाते हैं, कि वो वैलेंस बैंड के अंदर, और उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी कम होगी। ये देखिए ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है उनकी एनर्जी कम है। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, तो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। यही इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाए तो इसका मतलब आजाद हो गए, इसका मतलब घूम सकते हैं कहीं भी। और आजाद कब होंगे, जब उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो आजाद और ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रहते हैं कंडक्शन बॉन्ड में। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कंडक्शन बैंड में कौन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बोलिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा। कंडक्शन बैंड में रहने वाले ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्शन में करंट के पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और वैलेंस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। लिखने के काम बाद में कर लेना, सारी चीज तो रिकॉर्ड ही हो रही है, ठीक है ना। अगर ये बात डायग्राम समझ में आ गई, थ्योरी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, तो अगर थ्योरी समझ में आ गई, बाकी डायग्राम है और बाकी जो वीडियो में सुन लेना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो ये चीज समझ में क्लियर हो गई, वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम और वो बॉन्डेड होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। कंडक्शन बैंड वालों की एनर्जी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वही कंडक्शन में करंट के पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स क्यों है, ये इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स इसलिए हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं ना उस क्रिस्टल में। तो अब कोई भी एटम है, सपोज एटम मैंने लिया, वो एटम जो है मेरा वो ये है, एक एटम मैंने लिया सिलिकॉन का, तो उसकी ये के शेल हो गई, फिर उसके बाद एम शेल, फिर उसके बाद एन शेल, फिर उसके बाद नहीं के एल एम एन, इस तरीके से एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है ना एटम का। पहली वाली जो शेल होती है ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की चारों तरफ जो ऑर्बिटल होता है उसी को तो शेल बोलते हैं। तो पहली जो शेल है उसको हम के शेल बोलते हैं, दूसरी को एल बोलते हैं, तीसरी को एम बोलते हैं, चौथी को एन बोलते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो सबसे अंदर वाली जो शेल होती है उसकी एनर्जी किसी को याद है कितनी होती है, बोलिए। होता है इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल जो एटम, मैं एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहा हूं यहां पर। तो इसके अंदर क्या होगा, पहली शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो और इनके बीच में एनर्जी का क्या एनर्जी लेवल है, ये हम लोगों ने 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो पहला जो एनर्जी लेवल होता है वो ये होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला 13.6। क्या मतलब है इसका, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, देखो फिर वही नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे बाहर से एनर्जी जो देनी पड़ेगी इस वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इस वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है तो मुझे जो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका और इसमें जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाए, ठीक है। ये नेगेटिव का मतलब ये है, यानी ये स्टेबिलिटी में इस कदर डूबा हुआ है, कुएं में इतना ज्यादा नीचे चला गया है कि उस इलेक्ट्रॉन उस चीज को बाहर लाने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसीलिए समझ लीजिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, समझिए जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी ज्यादा, वहां जैसे हमने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में देखा ना कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये देखो ना, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही नहीं है, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव में उतना ही ज्यादा वो स्टेबल है इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो अब ये तो एक एटम की, सिंगल एटम की बात करी मैंने, 1 एटम की बात करी। अब मैंने तो क्रिस्टल में अरबों खरबों ले लिए, तो क्या होगा, तो उन सबके एनर्जी के लेवल्स आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड नहीं कर जाएंगे,
हैं? तो ये उन्हीं के तो मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बना दिए, ठीक है। और ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है। अभी इसके अंदर क्या होता था आप लोगों को याद है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके आया तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता था, यहां से यहां आया तो करता था, फिर यहां से यहां आया तो भी करता था, हैं? उसको हम क्या कहते थे? लाइमन सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद बाल्मर सीरीज। तो ये सब बोर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जो फर्दर उसकी स्टडी की गई तो देखा गया कि ये जो एनर्जी निकल रही है इस वाले जंप से और इस वाले जंप से, इस वाले जंप से, उसके अलावा भी कुछ और ऐसी रेडिएशंस निकल रही हैं, कुछ ऐसी लाइंस निकल रही हैं, वो बाद में पता चली। तो बाद में पता चली तो बोर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोचने का टाइम दीजिए। बहरहाल वो सोच नहीं पाए, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो इसका मतलब बाद में फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आई कि ये एनर्जी लेवल्स ही नहीं है, इस एटम के अंदर इन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी एनर्जी लेवल घुसा हुआ है, समझ गए? एटम में ये घुसा हुआ है। अब ये भी तो हमने थ्योरी बनाई है ना, तो इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करें जो बीच में और इतनी सारी लाइन, इतनी सारी वेव्स आ रही हैं? ये सब लाइन का मतलब क्या है? लाइट आ रही है, वेव आ रही है, ये एनर्जी निकल रही है, वो सब हमको दिखाई दे रही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट उनको रीड कर रहा है। तो अब ये जो बीच में छोटी छोटी लाइनें आई, इनको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये कैसे आई? इसका मतलब इसमें सब एनर्जी लेवल है। वो इलेक्ट्रॉन जब उनसे आपस में जंप कर रहा है तो उससे वो वाला एनर्जी एमिट हो रही है। आई बात समझ में? हाँ, तो वही सब एनर्जी लेवल को फिर बाद में डिस्कवर किया गया और कहा गया कि एस ऑर्बिटल होता है, डी होता है, पी होता है और एफ होता है। आई बात समझ में? है। तो ये सब आ गई बात। तो उन सारे जब आपने एटम्स को इकट्ठा करा और क्रिस्टल बना दिया, तो जब क्रिस्टल बनेगा तो उनके एनर्जी लेवल आपस में एक दूसरे में कोइंसाइड करेंगे ना, घुस जाएंगे एक ही जगह एटम और उनके सारे एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन, बोर साहब ने ये सारा जो स्ट्रक्चर बनाया था वो तो सिर्फ एक एटम के लिए बनाया था, और वो एक एटम में भी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, यानी जिसके पास न्यूक्लियस हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, बस खत्म। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन, अब सिलिकॉन या जर्मेनियम या कोई भी मैंने सेमीकंडक्टर लिया तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके अंदर एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाएंगे और वो बहुत सारी एनर्जी। तो और फिर वो सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा कि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, उनके भी एनर्जी लेवल। इस वजह से यहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रहा तो इतना जरूर याद रहना चाहिए कि ये इतने सारे एनर्जी लेवल क्यों बनाए हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो आपस में बॉन्ड बनाए हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एटम्स ने, उनमें जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो नीचे हैं, उनकी एनर्जी कम है, उनको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और उन्हीं के अंदर कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं जो कि खाली हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है करंट के, वो एनर्जी लेवल हाई होता है। उसमें आने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ गया इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब वो आएगा कैसे वो भी देखो। अब बाहर से कोई हीट दिया मैंने, कहीं से टेम्परेचर दे दिया इसको कंडक्टर को, या कहीं से हीट जो है वो फोटोन की फॉर्म में आ गई, आया फोटोन लाइट स्ट्राइक की, तो क्या हो जाएगा? इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी।
तो जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी आती है बस उसका जो है वो हलचल शुरू हो गई। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके यहां पे जंप कर जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको जंप करा दिए। जब ये अपनी जगह छोड़ करके जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर तो उसकी जगह वो बॉन्ड वाली जगह है, बॉन्ड बना हुआ था ना, तो बॉन्ड वाली जगह तो खाली हो गई जहां पे इलेक्ट्रॉन था। तो उस बॉन्ड वाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन था जो खाली हो गई उसको हम कहते हैं होल। ठीक, और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो हमने हीट करना शुरू किया तो एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, कई सारे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जाते चले जाएंगे आफ्टर हीटिंग है, और यहां पर क्या होता चला जाएगा, होल्स क्रिएट होते चले जाएंगे। तो यहां पे होल क्रिएट होते चले जाएंगे। ये सर्कल जो मैंने बना दिया ये होल है, अंदर से इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। मैं इसलिए इलेक्ट्रॉन गायब नहीं कर रहा हूं कि अगर ये गायब किया तो ये लाइन ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को डायग्राम जो बनाना है वो ये बनाना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आई है, ये जो इन दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप है, क्या है, एनर्जी गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू ही तो सारी चीज डिटरमाइन करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां वाला यहां जंप करके जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एनर्जी गैप, Eg। ठीक है, और इसको बैंड गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड गैप भी कहते हैं। और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है, वैलेंस बैंड के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें इस वाले लेवल की एनर्जी क्या है, बोलिए, सबसे ऊपर वाले की मैक्सिमम होगी। इसमें भी तो अलग अलग लेवल है, वैलेंस बैंड में भी तो अलग अलग लेवल है। इस वाला जो सबसे ऊपर वाला है ये मैक्सिमम हो गई, और कंडक्शन बैंड में जो सबसे नीचे वाला लेवल है, कंडक्शन EC लिख देता हूं, ये क्या होगी, ये मिनिमम हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, इसके एनर्जी लेवल है तो ये मिनिमम है। तो Eg को अगर मुझसे पूछा जाए कि किसके बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूं, EC मिनिमम माइनस EV मैक्सिमम। आ गई बात समझ में? ओके, और ये हर एनर्जी बैंड के अंदर, हर एनर्जी लेवल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिल करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये हमारा हो गया। अब देखिए, अगर Eg की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप के ऊपर, ये जो गैप है दोनों बैंड के बीच का, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेटल हो, कंडक्टर होगा, या सेमी कंडक्टर होगा, या इंसुलेटर होगा। तो अगर ये एनर्जी गैप Eg इज इक्वल टू 0 हो जाए अप्रोक्सीमेटली, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिहेव एज मेटल। यानी ये दोनों लेवल आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का जो लेवल होता है वो तकरीबन एक जैसा हो जाता है। ठीक है, अगर Eg की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा इंसुलेटर। ठीक है। और अगर ये तकरीबन 0.5 इलेक्ट्रॉन यानी इन बिटवीन से लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है तो ये सेमी कंडक्टर हो जाता है। और मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा एनर्जी बैंड की डिटेल। मान लीजिए ये मेरा एक सिलिकॉन एटम है और ये दूसरा सिलिकॉन एटम है। ये सिलिकॉन एटम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कार्बन फैमिली का है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बॉन्ड है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। यहां पर भी होगा, यहां पर ये हम लोग इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे बन रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने हीट दी तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? ये सब वैलेंस बैंड के अंदर, क्योंकि बॉन्डेड हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आगे वाला, ये इलेक्ट्रॉन हीट जो मिली इसको तो ये जंप करके यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया? होल हो गया। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से यहां पर आया, इसका मतलब ये फ्री हो गया, ये हो गया कंडक्शन बैंड वाला। ठीक है। अब देखिए, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जब आगे खाली है तो क्या होगा? वो जंप करके यहां आ जाएगा। समझ रहे? तो ये अगर मैं इसको यहां पर मिटा दूं तो ये मेरा होल हो गया है, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। ठीक है। तो फिर यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक। इसी तरीके से इधर वाला यहां जंप करके आ जाएगा। और ये तो क्या क्रिएट हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जब जंप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो क्या जनरेट हुआ? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। पेयर जनरेट हुआ ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, तो पेयर ही तो हुआ जनरेट। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जनरेट हुए? जितने के नंबर ऑफ होल्स जनरेट हुए। ठीक है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको कह सकता हूं
कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने जनरेट हुए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने जनरेट हुए, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, बताओ जल्दी से कितने जनरेट हुए, चार्ज कैरियर 2 टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 टाइम्स नंबर ऑफ होल्स, डबल नहीं हो गए भाई, दोनों ही तो चार्ज हैं। ये वाला होल जो होता है, होल पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, क्या होल मूव करता है? जा तो रहा है, यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट अपीयर क्या हो रहा है, होल मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? उसके अंदर होल जो है वो अकेला है या बहुत कम है, तो वो दिखता रहेगा। मान लो हज का मौका है, वो फीलिंग सबसे अच्छी देगा, तो वहां पे हर आदमी ने एहराम पहना हुआ, व्हाइट कलर का कपड़ा एक सिंगल, और उसमें कोई आदमी जो है वो आकर के सूट पहन करके आ जाए, है? तो क्या होगा कि वो दूर से ही अकेला, क्योंकि है वो डिफरेंट कलर का, तो वो मूव करता हुआ नजर आ, वो खुद भी खड़ा रहेगा वहां पर, तो भी वो क्या आएगा, वो ऐसा लगेगा, मान लीजिए किसी ने आया उसको रिप्लेस करके उसकी जगह, तो वो क्या हो जाएगा, मूव करता हुआ नजर आएगा, उसकी लोकेशन जो है वो मूव करती हुई नजर आएगी सबके रिस्पेक्ट में। तो उसी तरीके से होल वाले की हालत, तो होल जो है वो एक्चुअली मूव नहीं करता है, बट अपीयर्स टू मूव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करवाएंगे। ये हमारा प्योर क्रिस्टल है, ठीक है। ये हमारा Ne हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये NH नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन वैलेंस बैंड, और ये हमारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हो गया, और ये ठीक, और Ni क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज, यानी क्रिस्टल हमारा प्योर है, उसके अंदर जो चार्ज सिर्फ बाहर से हीट, एटमॉस्फेयर से, माहौल से हीट एब्जॉर्ब करके जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप किए, उसकी वजह से जो चार्ज जनरेट हुआ है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम कल डोपिंग के जरिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट करेंगे, जिसके जरिए से इसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी, तो वो कल हम पढ़ेंगे। वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर से, हाँ, बाहर से जो हमने उसके अंदर, उसको इम्प्योरिटी भी कहते हैं कि इम्प्योर कर दिया आपने उसको, तो इम्प्योरिटी या डोपिंग या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग कल देखेंगे। चलिए, ओके।